जायशा की आंखों में आंसू भर आए। वो कई लम्हे उस कागज को बस घूरती रही, जैसे ये कोई ख्वाब हो या शायद कोई डरावना धोखा। मगर अल्फाज बिल्कुल वाज़िया थे। दस्तखत, तारीख और वो सब कुछ जो एक बाप ने कभी लिखा ही नहीं था, मगर मौजूद था। उसका दिल धड़कने लगा, सांस जैसे रुक गई हो, हाथ कांपने लगे, और उसके कदमों तले वाकई जमीन निकल चुकी थी। बरसों जिन्हें वो माँ बाप जैसा समझती रही, उन चचा और चच्ची ने वो किया था जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसका सब कुछ छिन गया था, और अब उसका यकीन भी। वो कमरे में चक्कर लगाने लगी, दिल में एक ही तूफान था, इंसाफ। वो किसी न किसी तरह पुलिस तक जाना चाहती थी। वो ये बात दुनिया के सामने लाना चाहती थी कि उसके बाप का खून सिर्फ जायदाद की लालच में हुआ। उसके वालिद जो नहायत नरम दिल और सादा और रसूल पसंद इंसान थे, कैसे धोखे का शिकार बने। चचा ने पहले उनसे बिजनेस में शराकत दारी की, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज पर कब्जा कर लिया। जब वो कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे, तब उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। एक चालाकी से रची गई साजिश जिसमें सब कुछ छिन गया। जायशा ने कागजात संभाल कर दराज में रखे और अपने चेहरे पर दुपट्टा डालकर बाहर निकलने का इरादा किया। वो सीधी मरकजी दरवाजे की तरफ जा रही थी, जब उसे मुलाजिम अब्दुर्रहमान ने रोक लिया। बीबी जान, आप कहाँ जा रही हैं? चच्ची जान ने मना किया है कि आप कहीं बाहर ना निकलें। जायशा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम रास्ते से हट जाओ। मगर अब्दुर्रहमान ने सर झुका लिया। मुझे माफ करें बीबी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे हुक्म है आप पर नजर रखने का। जायशा को महसूस हुआ जैसे वो एक पिंजरे में कैद परिंदा हो, जैसे आसमान देखना तो नसीब हो मगर उड़ने की इजाजत ना हो। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, फिर वो बेबसी की मुस्कुराहट थी। वो वापस पलट गई, मगर उसने फैसला कर लिया था, अगर वो बाहर नहीं जा सकती तो अंदर रहकर ही कुछ ना कुछ करेगी। वो सच को खामोश नहीं रहने देगी। अगले चंद दिन उसने बहुत खामोशी से हवेली के दूसरे मुलाजमीन से बातचीत करना शुरू की। उसने हर कमरे को गौर से देखना शुरू किया। उसके जहन में सिर्फ एक चीज थी, वो सबूत जिससे ये साबित हो सके कि उसके वालिद के दस्तखत जाली थे और तमाम प्रॉपर्टी के कागजात चचा ने धोखे से अपने नाम किए। मगर चच्ची बहुत चालाक थी। उन्होंने हर मुलाजिम को तनबीह की हुई थी कि जायशा से कोई भी जाती बात ना करे और ना ही किसी किस्म की मदद दे। चच्ची के जुल्म की शिद्दत भी बढ़ने लगी। वो अब छोटे छोटे कामों पर जायशा को छाड़ने लगी। कभी उसे खाना नहीं दिया जाता, कभी सारा दिन काम करवाया जाता। कभी मुलाजिम को भी हुक्म था कि जायशा के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए जिससे वो कोई मामूली नौकर हो। मगर जायशा खामोशी से सब कुछ सहती रही। उसके अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा हो रही थी। उसके दिल में एक आग थी जो अब किसी तूफान में बदलने लगी थी। एक रात जब सब सो चुके थे, जायशा चुपके से बाहर निकली और हवेली के पुराने स्टोर रूम की तरफ गई। उसे याद था कि एक वक्त था जब उसके वालिद यही कमरा इस्तेमाल करते थे। उसे शक था कि शायद वहां कुछ ना कुछ ऐसा हो जो मदद दे सके। दरवाजा पुराना था मगर खुल गया। अंदर अंधेरा था मगर उसने मोबाइल की रोशनी से जगह जगह देखा। पुराने संदूक, पुरानी फाइलें, पुराने एल्बम, सब कुछ गिर्द से अटे हुए। एक कोने में एक लकड़ी का बॉक्स पड़ा था जो काफी भारी था। उसने मुश्किल से उसे खोला। अंदर पुरानी फाइलें थीं। उसने तेजी से एक एक करके देखना शुरू किया। चंद कागजात पर चचा के दस्तखत और कुछ ऐसे मुआहदे जिनमें जायशा के वालिद का नाम मौजूद था, मगर वो तारीख उस वक्त की थी जब उनके वालिद जिंदा नहीं थे। ये बहुत बड़ा सबूत था। जायशा की आंखों में चमक आ गई। वो कागजात उसने निकाल कर अपने दुपट्टे में लपेटे और वापस अपने कमरे में आ गई। वो जानती थी कि ये बात ज्यादा देर छुपी न रहेगी, मगर अब वो खामोश नहीं रहेगी। वो सच को दुनिया के सामने लाएगी, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसी रात उसने फैसला किया कि वो अपने वालिद का नाम दोबारा रोशन करेगी। वो चचा की हकीकत सबको दिखाएगी। वो हवेली जो चोरी से ली गई वापस उसी की होगी और उसकी खामोशी अब खत्म हो चुकी थी। सच्चाई का सफर शुरू हो चुका था। जायशा की जिंदगी मुकम्मल तौर पर कैद बन चुकी थी। हवेली जो कभी उसके बचपन का सुकून थी, अब किसी अंधेर कोठरी से कम न लगती थी। सुबह के उजाले के साथ चच्ची की आवाज गूंजती, जायशा, ये काम रह गया है, जल्दी करो। और रात की तारीकी तक वो एक काम से दूसरे में जती रहती। पहले कभी वो इस हवेली की लाडली थी, हर वक्त किसी न किसी मुलाजिम की उंगली पकड़े घूमा करती थी। मगर अब वही मुलाजमीन उसे कैदी की तरह देखते थे, हर बात पर निगरानी, हर कदम पर शक। सच्ची ने पूरे घर में हुक्म दे रखा था कि जायशा पर नजर रखी जाए। कोई भी मुलाजिम अगर उसे बाहर निकलते देखता तो फौरन इत्तला दी जाती। उसे बाहर जाने तो क्या, खिड़की से झांकने तक की इजाजत ना देते। उसे कई बार कोशिश की कि किसी पुराने जानने वाले से राब्ता करे, मगर चच्ची ने उसका मोबाइल छीन लिया था। फोन की सहूलत तो दूर, उसकी आवाज भी दबाई जा रही थी।
जायशा दिन भर काम करती, रात को थकन से चूर होकर बिस्तर पर गिरती। चच्ची का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। कभी वो जायशा को खाने के बगैर रखती तो कभी बर्तन तोड़ते या कपड़े देर से धोने पर थप्पड़ तक मारती थी। जायशा ने सब कुछ सहना सीख लिया था, मगर उसके अंदर एक आग बुझने की बजाय बढ़ रही थी। उसका दिल चीख चीख कर कहता, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे ये सब नहीं सहना चाहिए। एक रात जब सारी हवेली खामोशी में डूबी हुई थी, जायशा ने दरवाजे के पीछे पीठ करके अपने वालिद की पुरानी यादों में खो गई। उसे वो दिन याद आया जब उसके वालिद ने उसे गोद में उठाया था और कहा था, मेरी शहजादी हमेशा खुश रहे। वो आंखें बंद किए रो रही थी कि उसके दरवाजे के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। वो फौरन सीधी हो गई। ये चच्ची की चाप थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आई और गलाती हुई बोली, तुम फिर से यहाँ बैठ गई हो? क्या हमने तुम्हें आराम करने के लिए रखा है? जायशा ने कोई जवाब नहीं दिया। चची ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से बोली, याद रखो, अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो दुनिया तुम्हें मुर्दा समझेगी। जायशा चुपचाप वो सब बर्दाश्त करती रही। उसकी आंखें अब खुश्क हो चुकी थी। रोना, चीखना और शिकवे करना सब कुछ बेमायने लगने लगा था। अगले दिन जायशा को बावर्ची खाने में काम करते हुए एक पुरानी डायरी मिली। वो उसकी माँ की डायरी थी, जो शायद किसी जमाने में यहाँ रखी गई थी। इस डायरी में कई राज छुपे थे। जायशा ने डायरी को फौरन अपने कपड़ों के नीचे छुपा लिया और रात को चुपके से पढ़ना शुरू किया। उसमें उसकी माँ ने चचा की लालच, उनकी हसद भरी तबीयत और प्रॉपर्टी के लिए उनकी हिर्स के बारे में लिखा था। ये बातें पढ़कर जायशा को मजीद यकीन हो गया कि जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो अचानक नहीं था। ये सब एक पुरानी साजिश का हिस्सा था, जो बरसों से पल रही थी। अब उसके पास दो सबूत थे, जाली कागजात और माँ की डायरी, मगर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो सोचती कि अगर किसी तरह चच्ची को चालाकी से धोखा दे दिया जाए तो शायद वो एक कदम आगे बढ़ सके, मगर अभी वक्त नहीं आया था। उसे इंतजार करना था। मगर वो फैसला कर चुकी थी कि वो सिर्फ सहने वाली नहीं रहेगी। वो खुद को फिर से टूटने नहीं देगी। चचा की आंखों में अब सिर्फ दौलत थी। उनके दिल से रिश्ते, नाते और खून के रिश्तों की हुर्मत सब खत्म हो चुकी थी। वो हर वक्त कारोबार, जमीनें और बैंक बैलेंस के बारे में ही सोचते। उनके चेहरे हर एक चाली शराकत का नकाब था, मगर अंतर का इंसान धोखा, फरेब और हवस का पुजारी बन चुका था। उनकी बीवी जो चच्ची कहलाती थी, उसी लालच की हमसफर थी। दोनों का मकसद था ज्यादा से ज्यादा पैसा, ख्वाह वो किसी का भी हो और किसी भी तरीके से हासिल करना हो। एक दिन चच्ची ने चचा से कहा, ये छोटे छोटे सौदे कब तक करेंगे? अगर वाकई अमीर बनना है तो किसी बड़े नाम से हाथ मिलाओ। चचा ने फौरन इस बात को संजीदगी से लिया। उन्हें जहांगीर शाह के वालिद याद आए, जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बिजनेस ग्रुप के मालिक थे। वो एक नेक नाम और असूल पसंद इंसान थे, जिनका कोई दुश्मन न था। मगर चचा जैसा आदमी दुश्मन को खुद पैदा करता था जब उसे दौलत की बू आती। चचा ने बड़ी शातिराना चाल चली। पहले आपने कुछ ताल्लुकात इस्तेमाल करके जहांगीर शाह के वालिद से रब्ता किया, फिर एक बिजनेस प्रोटोकॉल तैयार करवाया, जिसमें साफ दिखाया गया कि दोनों फरीक बराबर की शराकतदार होंगे। ये मंसूबा ज़ाहरी तौर पर बहुत शफाफ लग रहा था, चूंकि चचा बज़ाहिर खुश अखलाक और काबिल भरोसा शख्स लगते थे, इसलिए जहांगीर के वालिद ने हिचकिचाहट के बावजूद दस्तखत कर दिए। मगर कागजात के नकोल में चालाकी छुपी हुई थी। असल मुआहदा कुछ और था, जिस पर जाली तरीके से दस्तखत लिए गए थे। चचा ने अपनी शनाख्त बदल कर और कुछ कानूनी सकम निकाल कर वो कागजात तैयार करवाए, जिससे ये जाहिर हो कि सारी जायदाद असल में इन्हीं की है। और फिर एक और चाल चली। उन्होंने एक जाली दस्तावेज तैयार करवाई, जिसमें यह दिखाया गया कि जहांगीर शाह के वालिद ने खुद उनके वालिद की जायदाद पर नाजायज़ कब्जा किया था। इस जाली बयान में दस्तखत भी बना कर रख दिए गए थे, और अगर कभी अदालत में बात पहुंचती तो वो ये दस्तावेज दिखाकर बच निकलते। जहांगीर शाह के वालिद को इस धोखाधड़ी का एहसास तब हुआ जब उन्होंने अपने चंद प्रॉपर्टीज के कागजात निकलवाए और वहां पर मालिक के खाने में चचा का नाम देखकर चूके। वो फौरन चचा के पास पहुंचे और कहा, ये क्या हो रहा है? ये प्रॉपर्टीज तो मेरी थी, तुमने किस बुनियाद पर अपने नाम करवा ली? चचा ने अपना वही मकाराना अंदाज अपनाया। भाई साहब, सब कागजों में तो आपके दस्तखत हैं और सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ है। अगर आपको शक है तो अदालत चलें, हमें कोई एतराज़ नहीं। उनकी ये बात सुनकर जहांगीर शाह के वालिद जैसे सुन हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो एक बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं और अब कानून भी शायद इस मकार के साथ खड़ा हो। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा थे कि कैसे इन्होंने इतने बड़े धोखेबाज पर एतबार किया। चचा ने उस पर बस नहीं की। उन्होंने बाकी जायदादों के भी कागजात अपने नाम करवाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने प्रॉपर्टी ऑफिस में रिश्वत देकर रिकॉर्ड्स में तब्दीलियां करवाई और हर जगह उनके ताल्लुकात, उनका पैसा, उनकी चालाकी
काम आ रही थी। उनका मकसद वाज़िह था, पूरा बिज़नेस ग्रुप हथियारा था और ऐसा करने के बाद खुद को बचा लेना। उन्होंने यहाँ तक सोचना शुरू कर दिया था कि जहांगीर शाह जो अमेरिका में मुकीम था, शायद कोई पाकिस्तान वापिस ही ना आए, और अगर आया भी तो वो अपने बाप के झूठे दस्तखत और इल्ज़ाम के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। चचा ने उसे एक नासमझ लड़का समझा जो शायद कारोबार में दिलचस्पी ही न रखता। ये सोचकर वो और ज़्यादा बेखौफ हो गए। उन्होंने मज़ीद प्रॉपर्टी में सरमायाकारी की, नई ज़मीनें खरीदी और हवेली की तारीन और आसाइश में लग गए। और हर महफिल में फ़ख्र से कहते, हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और हमने वो मुकाम हासिल किया जो किसी ख्वाब से कम नहीं। मगर वो ये भूल चुके थे कि हर चालाकी का एक अंजाम होता है और हर झूठ का एक दिन पर्दाफाश होता है। इस दौरान वो एक बार भी ना सोच सके कि जिस शख्स को उन्होंने धोखा दिया वो जहांगीर शाह का बाप है, और एक दिन वही बेटा जिसे वो नज़रअंदाज कर रहे थे उनकी बर्बादी की वजह बनेगा। चचा को अपनी चालाकी पर गरूर था, मगर किस्मत ने अभी उनके लिए एक नया सिफा खोला नहीं था जिस पर इंतकाम लिखा जा चुका था। जहांगीर शाह को जब अपने वालिद की ज़बानी सब हकीकत मालूम हुई तो वो कई लम्हे सुन होकर बैठा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके बाप जैसे सादा और नेक इंसान के साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। वो शख्स जिसने सारी उम्र दयानतदारी से बिजनेस किया, जिसकी इज्जत पाकिस्तान और अमेरिका दोनों में थी, कैसे एक मक्कार रिश्तेदार की साजिश का शिकार हो गया। जहांगीर का दिल तड़प उठा, उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और इंतकाम की आग एक साथ भड़क उठी। अब कुछ करना पड़ेगा, अब खामोश नहीं रहा जा सकता। वो अपने वालिद के सामने खड़ा हुआ और मजबूत लहजे में कहा, बाबा, आपकी इज्जत आपका हक मैं वापस लूंगा। उसने फौरन पर पाकिस्तान वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। जहांगीर शाह अमेरिका में रहते हुए जदीद कारोबारी तकनीकों का माहिर बन चुका था, मगर अब जो वो करने जा रहा था उसके लिए कारोबारी जहन नहीं बल्कि चालाकी, सब्र और अदाकारी दरकार थी। उसने सारी मालूमात इकट्ठी की, चचा की हवेली, मुलाजमीन, मामूलात, हत्ता के अंदरूनी ख़ानदान की हरकत भी जानने लगा। उसने तय कर लिया था कि वो हवेली के अंदर जाएगा, मगर एक अमीर बिजनेसमैन के तौर पर नहीं बल्कि एक आम नौकर बनकर। उसने एक पुरानी शलवार कमीज, एक मैली कुचैली चादर और पुरानी सी पगड़ी तैयार की। अपने चेहरे पर थकावट और गुर्बत का असर लाने के लिए कई दिन बाल और दाढ़ी नहीं मंडवाई। अब वो आईने में खुद को देखता तो एक मुफलिस और मजबूर देहाती नौकर दिखाई देता, और यही उसका हथियार था। चच्ची को नौकरों की तलाश थी, वो अक्सर बाहिर मुलाजमीन के इंटरव्यू लेती थी। हवेली के दरवाजे पर जब जहांगीर शाह ने कदम रखा तो उसने खुद को पूरी तरह इस किरदार में ढाल लिया। चूंकि वो आंखें, कमजोर लहजा और हाथों की बार बार रगड़ाई जैसे वो सच में एक परेशान हाल नौकर हो। चच्ची हवेली के सामने खड़ी मुलाजमीन की कतार में से नौकरों को एक एक करके देख रही थी। अचानक उनकी नज़र जहांगीर पर पड़ी, जो बाकियों से ज्यादा मफलूकुल हाल लग रहा था। वो आगे बढ़ा, कदमों में झुककर बोला, बीबी जी, मुझे रख लो, बहुत दिनों से काम की तलाश में हूँ, भूखा मर रहा हूँ। चच्ची की नज़रों में थोड़ी देर के लिए तरस आया, फिर फौरन तेज लहजे में बोली, काम तो बहुत है, बर्दाश्त है। सुबह से शाम तक काम होता है, कोई छुट्टी नहीं और वक्त पर सब कुछ चाहिए। जहांगीर ने फौरन सर झुकाकर कहा, बीबी जी, जैसे आप कहें, मुझे बस एक मौका दे दे। चची ने बाकी मुलाजमीन को वापस भेज दिया और जहांगीर को अंदर ले गई। उन्होंने बावर्ची से कहकर उसे नौकरानों के क्वार्टर में एक छोटा सा कमरा दिलवाया। उसने पहले ही दिन से हवेली के हर कोने को गौर से देखना शुरू किया। किस कमरे में कौन सा सामान रखा है, चचा किस वक्त कहाँ जाते हैं, कौन मुलाजिम किससे कितनी वफादारी रखता है। हर बात का मुशाहिदा शुरू हो गया। वो दिन भर चुपचाप काम करता, झाड़ू देता, पानी भरता और शाम को क्वार्टर में आकर नोट्स लिखता। एक रात जब सब सो चुके थे, वो दबे कदमों हवेली के पीछे वाले कमरे तक गया, जहां उसे शक था कि पुराने कागजात रखे जाते हैं। दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था, मगर उसने दरवाजे के इर्द गिर्द की दीवारों पर और फ्रेम का जायजा लिया और दिल में ठान लिया कि जल्द मौका पाकर ये ताला खुलेगा। उस दौरान वो जायशा के बारे में जानने लगा। उसे बताया गया कि वो घर की मुलाजमा है, मगर वो हर वक्त खामोश और अलग थलग रहती है। जहांगीर को तजस्सुस हुआ, क्योंकि जायशा का चेहरा बताता था कि वो कोई आम मुलाजमा नहीं। चची और चचा अपना दुनिया में मगन थे, और जहांगीर शाह दुश्मन के घर में एक खामोश साई की तरह मौजूद था। वो हर दिन नोट करता कि कौन किस वक्त कहाँ जाता है, कौन मुलाजिम किससे करीबी है, कौन सा दरवाज़ा कब खुलता है और किस कमरे में ताला ज़्यादा मजबूत है। हवेली के नक्शे उसके जहन में तरतीब पा रहे थे। उसे मौका सिर्फ चाहिए था, एक मौका कि वो इस राज तक पहुंचे जो उसके बाप की जिंदगी उजाड़ गया। एक दिन वो लॉन की सफाई कर रहा था कि उसकी नज़र जायशा पर पड़ी। वो दूर एक दरख्त के नीचे बैठी थी, हाथ में पुराना सा रुमाल था जिसे वो बार बार मुट्ठी में दबा रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में एक गहरा दुख, जैसे अंदर एक ऐसी कहानी हो जिसे जुबान न मिले। जहांगीर ने नजरें पढ़ लीं, मगर दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई।
जायशा ने भी उसे पहली बार गौर से देखा। एक उलझा हुआ चेहरा जिस पर खामोशी बिखरी हुई थी। वो इस घर का नौकर था मगर उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो सब कुछ जानता हो या शायद सब कुछ सह चुका हो। अगले दिन वो उसी बावर्ची खाने में बर्तन धोते देख रही थी। चच्ची की आवाजें गूंज रही थी और वो हर बात पर ताना दे रही थी, मगर वो कुछ ना कहता, बस खामोशी से सुनता रहता। जब चच्ची वहां से चली गई तो जायशा आहिस्ता से उसके करीब आई। ये लो, उसे अपने दुपट्टे की जेब से चंद नोट निकाले और उसके सामने रख दिए। कपड़े बनवा लेना, तुम बहुत मेहनत करते हो। जहांगीर ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में खलूस और दर्द की झलक थी। वो कोई हमदर्दी नहीं कर रही थी, वो उसे इज्जत दे रही थी। जहांगीर ने आहिस्ता से पैसे लिए और बोला, आप क्यों दे रही हैं? जायशा ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, बस ऐसे ही। मुझे लगता है तुम्हें ज़रूरत है और मैं जानती हूँ यहाँ किसी की ज़िंदगी आसान नहीं। वो चली गई मगर जहांगीर वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में एक नरमी उभरने लगी, जैसे उसकी जंग में अब कोई और भी शरीक हो चुका हो। उसे एहसास हुआ कि जायशा आम नहीं, वो भी किसी दुख का हिस्सा है, शायद उसी दुख का जो उसके दिल में पल रहा था। कुछ दिनों बाद उसे किचन के बाहर फूलों की क्यारियों में पानी देते देख रहा था। वो खामोश थी मगर उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो इन लम्हों में अपनी जिंदगी के बोझ कुछ देर को उतार चुकी हो। जहांगीर ने आहिस्ता से पूछा, आप यहाँ हमेशा से हैं? जायशा ने चुनकर उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। हाँ, काफी सालों से, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक उम्र गुजर गई हो। जहांगीर ने और कुछ न कहा, बस सर हिला दिया। वो जानता था कि भी ज्यादा पूछना मुनासिब नहीं, मगर अब वो रोज जायशा को देखने लगा था। उसकी चुप, उसकी बर्दाश्त और उसका नरम लहजा, सब कुछ उसे अंदर से झंझोड़ने लगा था। उसी रात जब सब सो चुके थे, जहांगीर ने एक बार फिर घर के उस हिस्से का रुख किया जहाँ चचा अपने कागजात रखते थे। वो जानता था कि असल खजाना वहीं है। एक दरवाजे के नीचे से रोशनी की हल्की सी लकीर दिखाई दी। वो फौरन रुक गया, चुपके से वापस पलटा, मगर दिल में अज़म मजीद पुख्ता हो गया। जायशा के लिए अब उसके दिल में एहतराम से बढ़कर कुछ और पैदा होने लगा था। वो जानता था कि जो दर्द वो सह रहा है वही कुछ जायशा भी झेल चुकी है, और जब वो दुख मिल जाए तो वो एक ताकत बन जाते हैं। ये दो अजनबी, दो जख्मी दिल एक ही मकसद की तरफ बढ़ रहे थे, इंसाफ, सच्चाई और आज़ादी। उनके बीच अभी अल्फाज कम थे मगर जज्बे गहरे थे। और यूं दुश्मन के घर में दाखिल होने वाला जहांगीर शाह सिर्फ इंतकाम के लिए नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते के आगाज की तरफ भी कदम बढ़ा चुका था। रात के सन्नाटे में जब सारी हवेली नींद में डूबी हुई थी, जायशा अपने कमरे की खिड़की के करीब बैठी खामोशी से आसमान को तक रही थी। चांदनी बहुत मध्यम थी, जैसे रात भी उसी के दुख को महसूस कर रही हो। अचानक एक